तो हेडलाइंस आपने देख ली और अब हम कार्यक्रम में सबसे पहले उसी मुद्दे के साथ जुड़ना चाहते हैं जिस मुद्दे के बारे में मैंने आपको बताया कि दिल्ली का अपना रियल एस्टेट मार्केट में क्या बड़ा बदलाव होगा। इससे बातचीत करने के लिए अश्विंदर आर सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे हम लगातार अलग अलग पॉलिसी मैटर वाले चीज़ें जो है पूछते हैं, समझते हैं, जानते हैं। आज भी उन्हीं से बात होगी। अश्विंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। मेरा पहला क्वेश्चन सर, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि आफ्टर इलेक्शन 26 साल के बाद सेम गवर्नमेंट दोनों जगह पर है, सेंटर में, स्टेट में, लोक लुभावन नीतियां बहुत हो गई, दिल्ली कच्ची और पक्की कॉलोनी में फंस के रह गया। आप जरा बताइए, नई सरकार के आने के बाद दिल्ली इन पर्टिकुलर रियल एस्टेट मार्केट का क्या होगा? आपने बिल्कुल ठीक बोला है डिम्पी, थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। आपने बिल्कुल ठीक बोला है। दिल्ली कुछ पीछे इसलिए रह गया क्योंकि दिल्ली के आसपास में स्पेशली गुड़गांव और नोएडा के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट हुई, और इन्वेस्टमेंट ऐसे हुई कि दिल्ली को लोग छोड़ा, दिल्ली में लोगों ने बेचा और गुड़गांव में जाके खरीदा या नोएडा में जाके खरीदा, क्योंकि वहां पर ग्रोथ हो रही थी, वहां पर डेवलपमेंट हो रही थी, वहां की गवर्नमेंट्स जो थी काफी प्रोएक्टिव थी। और जैसे आपने बोला 26 साल के बाद सेंटर और स्टेट एक बार इकट्ठा हुआ है दिल्ली में, तो दिल्ली को उसका खामियाजा भी भरना पड़ा। उस समय जो दिल्ली की हाई प्राइसेस थी उस पे लोग बेचते थे और जाकर गुड़गांव में सस्ते घर खरीदते थे, और वो जो घर खरीदे अब गुड़गांव के अंदर 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना बढ़ गए हैं। एंड सेम इज द केस इन नोएडा। सो कहीं ना कहीं दिल्ली राजधानी होने के बावजूद अगर आप देखें, बंबई जिस तरह से ग्रो हुआ, हैदराबाद जिस तरह से ग्रो हुआ, बैंगलोर जिस तरह से ग्रो हुआ, पूना जिस तरह से ग्रो हुआ, दिल्ली पीछे रह गया। और दिल्ली के नाम पर एनसीआर आगे बढ़ गया। मुझे लगता है फरीदाबाद में भी ज्यादा ग्रोथ हो गई फ्रॉम अ रियल एस्टेट परस्पेक्टिव, न्यू लॉन्चेस, डेवलपर्स का इन्वेस्टमेंट, क्योंकि दिल्ली की कुछ स्ट्रैटेजी ऐसी थी, पॉलिसीज ऐसी थी कि वहां पर काम करने के लिए इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, और दिल्ली का फोकस मुझे लगता है गवर्नेंस के ऊपर ज्यादा रह गया, और इंडस्ट्री स्पेशली रियल एस्टेट थोड़ी पीछे रह गई पिछले 25 सालों के अंदर। अश्विंदर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप दिल्ली में बहुत अच्छे से जानते हैं कच्ची और पक्की कॉलोनी होती हैं काफ़ी, यानी कहने का मतलब है पहले वो कब्जे हो जाते हैं, कच्ची कॉलोनियाँ बनती हैं, बाद में पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से उन कॉलोनीज़ को पक्का कर दिया जाता है। जैसे ही पक्का होता है, कोई सीवर नहीं पहुंचता, कोई फैसिलिटीज़ नहीं पहुंचती, कोई पार्क नहीं, कोई बैंक्वेट हॉल नहीं, कोई ग्रीन एरिया नहीं, कुछ नहीं, और वो एक तरह का स्लम हो जाता है, जिसको हम अर्बन स्लम्स कहते हैं। वो एक तरह का स्लम बन जाता है। दिल्ली में 60% लैंड ऑलमोस्ट ऐसे ही इस्तेमाल हुई है। आप जरा बताइए, नए सरकार के आने के बाद इसमें कितना बड़ा बदलाव होगा? जब तक कच्चा और पक्का चलता रहेगा तब तक दिल्ली का कोई बदलाव नहीं होगा, आप ऐसा मानते हैं? देखिए, ये मास्टर प्लानिंग वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है डिम्पी जी। अभी मैं सीआईआई की रियल एस्टेट डेलीगेशन को चेयर कर रहा था और उनको मैं सिंगापुर लेके गया था। वहां पर हम अर्बन रीडेवलपमेंट अथॉरिटी को मिले। सिंगापुर के अंदर हर 5 साल में रीडेवलपमेंट प्लान, मास्टर प्लान बनता है। एक ही बिल्डिंग 20 साल में 3 बारी तोड़कर मोर एफिशिएंट बनाई जाती है। इसीलिए वो देश या कोई भी डेवलप कंट्री है, उसकी अर्बन प्लानिंग के अंदर मास्टर प्लान का बहुत बड़ा रोल है। हम हमारे यहाँ ग्रोथ जल्दी हुई, मास्टर प्लानिंग लेट हुई, मास्टर प्लानिंग करनी पड़ेगी। एकदम मुझे नहीं लगता कि सडनली ये जो कच्ची कॉलोनीज जो पक्की कॉलोनी में हो जाती हैं, इसके अंदर कोई चेंज आएगा। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस बारी बीजेपी को इसके ऊपर ठोस कदम उठाने चाहिए, मास्टर प्लानिंग की तरफ जाना चाहिए। जो वहां पर लोग रह रहे हैं उनको एक ऑर्गेनाइज्ड जगह पर लेके जाना चाहिए और उनको वहां पर रीडेवलप करके अच्छी सोसाइटीज देनी चाहिए, जिसकी प्लानिंग हो, पार्क्स हो, अम्यूनिटीज हो, स्कूल हो, अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ अच्छा काम हो सकता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो सकती है, ताकि वहीं पर हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, पार्क हो, एक इंटीग्रेटेड अफोर्डेबल टाउनशिप बनाए गवर्नमेंट और प्राइवेट का एक पार्टनरशिप हो, ताकि जो वहां पर रह रहे हैं उनको ऐसा ना लगे कि वो बेघर हो जाएंगे, और वो वाला एरिया जो है दोबारा से रीडेवलप हो। ये तभी होगा अगर मास्टर प्लानिंग के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। अगर हम लेट करते जाएंगे तो मास्टर प्लानिंग भी लेट होती जाएगी, और इसका एक ही आंसर है कि अफोर्डेबल इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स बनाई जाएं, और जैसे मैंने बोला कनेक्टिविटी के ऊपर काम हो, ताकि अगर दूर कहीं पर इंटीग्रेटेड टाउनशिप बन रही है, वहां से बसेस जा रही हैं,
मेन टाउन के अंदर जा रही हैं, सीबीडी के अंदर जा रही हैं, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद के अंदर कनेक्टिविटी है, ताकि जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं उनके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, वो जा सके, आ सके, और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव होगी, प्लान अंदर एक्शन आएगा, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इंप्रूवमेंट होगी। और यही एक तरीका है, ये कच्ची कॉलोनीज वाला जो प्रॉब्लम है, जो एकदम पक्की कॉलोनीज में बन जाती है, सीवरेज नहीं है, प्लानिंग नहीं है, बीमारी हो जाती है, महामारी हो जाती है, ये सब को रोकने का यही एक तरीका है। और इनको 5 ईयर प्लान नहीं, एक 10 ईयर प्लान बनाना पड़ेगा, जिसको फिर 2-2 साल के अंदर ब्रेक करना पड़ेगा और एक रिव्यू मैकेनिज्म बनाकर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और जनता को साथ लेके जाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि उनके फायदे के लिए हो रहा है। अश्विंदर, एक और चीज़ आप जो दिल्ली में फील करते हैं वो है डीडीए। एक ज़माना ऐसा था जब डीडीए के एप्लीकेशंस निकल आए तो लोग लाइन लगा के पर्चा भरते थे और डीडीए के फॉर्म भरना या फ्लैट लेना क्रेज़ हुआ करता था। लेकिन आज हालत ये है कि डीडीए अगर 1000 फ्लैट निकाल दे तो मुश्किल से 250 फ्लैट भी नहीं भर पाते। कोई जो क्रेज़ था वो सब खत्म हो गया। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या डीडीए के अच्छे दिन वापस से लौट के आ सकते हैं? क्योंकि हो ऐसा रहा है कि डीडीए जो जगह आपको दे रहा है, जो बना के दे रहा है, उसके साथ में ही बना हुआ बिल्डर उससे भी सस्ता और उससे बेहतर आपको बना के देता है। फेलियर का ये भी बड़ा कारण बताया जा रहा है। आपका टेक सर। सर, ये प्राइसिंग चैलेंज नहीं है डिम्पी जी, ये इनोवेशन का चैलेंज है। अगर जो आप चीज 30 साल पहले भी कर रहे थे, आज भी करोगे, आपको उसकी डिमांड कैसे मिलेगी? दुनिया इतनी बदल गई है, एआई का जमाना है, 90% इस समय स्टार्टअप जो है 90 क्या 100% एआई पे चल रहे हैं। हर बिजनेस एआई पे आ चुका है, काम करने का तरीका बदल गया है, डिजाइन बदल गए हैं, घरों के तरीके बदल गए हैं, लोगों का लाइफस्टाइल बदल गया है, न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई हैं, लोगों की रिक्वायरमेंट्स अलग है, अम्यूनिटीज चाहिए, खेलने के लिए जगह चाहिए, क्लब चाहिए, मार्केट पास होनी चाहिए, जेप्टो का जमाना है, ब्लिंकिट का जमाना है, इतना कुछ बदल गया है, जैसे हम ग्रोसरी करते हैं वो बदल गया है। बट अब अगर हम डीडीए की बात करें, अगर वो वहां पर कुछ बदलाव नहीं आएगा, तो वो चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ेंगे। मुंबई के अंदर रीडेवलपमेंट जो पॉलिसी है वो बहुत सक्सेसफुल है। वहां पर रीडेवलपमेंट के अंदर एक टाइम पर मेरे हिसाब से 150 से 200 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। डीडीए को रीडेवलपमेंट के अंदर आना पड़ेगा, बड़ी पार्टनरशिप्स लेके आनी पड़ेंगी। बड़े बड़े प्लेयर्स हैं आज की डेट में रियल एस्टेट में, टॉप 10 पब्लिक लिस्टेड रियल एस्टेट प्लेयर हैं हु वुड वांट टू प्ले दिस गेम। और जैसे ही आप डीडीए के अंदर ये सब करना शुरू करोगे, इतना बड़ा बूम आएगा कि 2012 के अंदर 60% रियल एस्टेट मार्केट इंडिया की दिल्ली एनसीआर थी। आज वो परसेंटेज 15 से 20% रह गई है। सो ये अगेन मास्टर प्लानिंग के अंदर होगा, कैसे करेंगे, कैसे प्लानिंग होगी, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट दिल्ली में करेंगे, कैसे वो प्रोजेक्ट को रीडेवलपमेंट करेंगे, जो वहां लोग रह रहे हैं उनको कैसे लेके जाएंगे, उनको कहां पर कॉम्पनसेशन देंगे, कहां पर रेंटल अकोमोडेशन मिलेगी, या उनको एक ऐसी कॉम्पनसेशन देके कि उनसे बाय बैक किया जाए, जो बहुत मुश्किल है। सो इसके ऊपर प्रॉपर प्लानिंग चलेगी, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस बनेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आएगी। और अगर ये हो जाता है, अगर अगले 10 साल में भी इसकी प्लानिंग भी हो जाती है, तो अगले 20 से 30 साल दिल्ली विल अगेन बिकम द हॉटेस्ट रियल एस्टेट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया। अश्विंदर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। ये जो दिल्ली वाली चर्चा हुई है, दिल्ली के लोगों को ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि हमने वही सारे क्वेश्चंस पूछे जो आपके मन में चल रहे हैं कि रियल एस्टेट मार्केट का क्या होगा, कच्ची पक्की कॉलोनीज़ का क्या होगा, डीडीए की प्रोजेक्ट्स का क्या होगा, और साथ ही हमको दिल्ली छोड़ के कहीं आसपास और तो नहीं बसना। यही 4-5 सवाल आपके मन में चल रहे होंगे और अश्विंदर ने उसका अच्छे से जवाब भी दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अश्विंदर, आपका समय देने के लिए। अब मैं थोड़ा सा दिल्ली से और सटे हुए एरिया, आपको गुरुग्राम के सोहना रोड के आसपास का एक व्यू पॉइंट बताना चाहूँगा। ये व्यू पॉइंट इसलिए भी है क्योंकि गुरुग्राम में अगर आप जाना चाहते हैं, अगर हैं आप, तो एक लौता वही अब एरिया ऐसा है जो अभी भी काफ़ी हद तक कंफर्ट जोन में है, आपकी प्राइसिंग जोन में है। लेकिन इंफ्रा डेवलपमेंट क्या हो रहा है, खासकर सिग्नेचर ग्लोबल का जो दक्षिण प्रोजेक्ट है, उसके आसपास का इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, हमने एक इंफ्रा एक्सपर्ट से बातचीत की। उनका नाम है राजन सिंह, जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राजन, मैं आपसे पहले यही पता करना चाहता हूं, जिस जगह पर हम हैं
यानी कि जैसे कोई दक्षिण का प्रोजेक्ट है सिग्नेचर ग्लोबल का, या हम सोहना रोड की बात बोलते हैं जो कि बहुत अच्छी रोड और काफ़ी हिली एरिया है, बीच में घिरी हुई है उससे, उसमें आसपास इंफ्रा डेवलपमेंट क्या हो रहा है, आप जरा वो बता दीजिए। साउथ ऑफ गुड़गांव ना हमेशा कनेक्टिविटी के पॉइंट से ना बहुत बेटर रहा है। यहीं से स्टार्ट होता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसको हम दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बोलते हैं, डीएमआईसी। प्लस आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भी एक रूट है जो कि दादरी से स्टार्ट होकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जाता है। हम लोग इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पैन इंडिया कवर करते हैं और साउथ ऑफ गुड़गांव को मैंने डे 1 से स्टार्ट जब किया था कैरियर अपना, तो यहीं से स्टार्ट किया था। और एज ए इन्फ्लुएंसर मैं ये बोल सकता हूँ कि नेक्स्ट 10 ईयर्स इसका बहुत ही ब्राइट है। बिकॉज अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने भी यहाँ के लिए एक नई मेट्रो लाइन प्रपोज करी है जो कि सोना को कनेक्ट करने वाला है। सो दैट्स बिकॉज अगर आप राजीव चौक से अगर इधर आना चाहते हो साउथ ऑफ गुड़गांव में, एंड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे आप इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना चाहते हैं या फिर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसे कि जेवर एयरपोर्ट भी कहते हैं, वहाँ पे भी कनेक्ट करना इस जगह से बहुत आसान है। आपको डिसाइड करना है कि आपको किधर जाना है, नोएडा इंटरनेशनल जाना है या इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब आप पूछेंगे कि कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए आप बहुत आसानी से जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट करने के लिए पूरा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक कॉरिडोर जाता है। इनफैक्ट अगर आप दिल्ली से भी आना चाहते हैं डीएनडी से, तो डीएनडी की जो लाइन आती है वो यहाँ साउथ ऑफ गुड़गांव में कनेक्ट होती है। तो 0 किलोमीटर जो एक्चुअल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का है वो यहीं से स्टार्ट होता है, जिसे साउथ ऑफ गुड़गांव कहते हैं। और जिस जगह पर इस वक्त हम लोग हैं, जहाँ पर सिग्नेचर ग्लोबल ने अपना जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है दक्षिण, तो ये बहुत ही प्रॉमिसिंग लोकेशन बन जाता है इंफ्रा कनेक्टिविटी के हिसाब से। राजन, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए, बताने के लिए कि पर्टिकुलर उस एरिया के अंदर इंफ्रा डेवलपमेंट्स क्या क्या हो रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बातचीत करेंगे वेंकट सर से और आपके जो क्वेश्चंस चल रहे हैं उनके वो जवाब देंगे, और साथ ही साथ मेरे सहयोगी विश्वमोहन भी जुड़ जाएंगे जो आपको ये बताएंगे कि मुंबई वालों को रेंटल की मार क्यों पड़ रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो अब बातचीत करते हैं वेंकट राव से, जाने माने रेरा एडवोकेट हैं और आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। आज भी हमने आपके जो कई क्वेश्चंस हमको मिले हैं उसमें से छांट के 3 क्वेश्चंस हमने रखे हैं और ये तीनों क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वेंकट सर, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके और आप क्वेश्चंस के जवाब काफ़ी अच्छे से देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मेरा पहला क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो कोई ना कोई आपसे बात कर रहा होता है, आपके कान में बात डाल रहा होता है कि देखिए मेरा वो उस प्रोजेक्ट में फ्लैट रुक गया या उसमें काम रुक गया, या मैं उस बिल्डर के साथ था आज से 3 साल पहले तो बिल्डर काफ़ी अच्छा था, मैंने उससे फ्लैट लिया, लेकिन जब मेरे पोजेशन का टाइम आया तब बिल्डर एनपीए हो गया या बिल्डर्स की फाइनेंशियल स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई। इस केस के अंदर जब बिल्डर एनपीए की तरफ बढ़ रहा हो या एनपीए हो रहा हो, तो मेरा लगा हुआ पैसा वो मेरे को वापस कैसे मिलेगा, या मेरी खरीदी हुई प्रॉपर्टी जिसके लिए मैंने पैसे दिए, जिसके डॉक्यूमेंट मेरे पास है, जिसका मैंने लोन भी भरा है, वो प्रॉपर्टी मेरे को कैसे मिलेगी। आइदर पैसा आइदर प्रॉपर्टी कैसे मिल सकती है अगर मेरा बिल्डर डिफॉल्ट होने जा रहा है। वेंकट सर, देखिए, एनपीए एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। जो कोई मान लीजिए बैंक लोन देता है और वो लोन में उसको रिकवरीज नहीं हो रही है या इंस्टॉलमेंट्स डिफॉल्ट होता है, तो वो एनपीए डिक्लेयर कर देता है उस पर्टिकुलर लोन अकाउंट को। उस समय आप मान सकते हो बोरोवर जो के वो बिल्डर है वो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में डेफिनेटली होगा। तो उसमें आपके उस स्थिति में कंपनी चल रही है, कंपनी की अपनी, यानी कि वो बिल्डर अपना चल रहा है, उसकी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज की वजह से लोन नहीं दे पा रहा होगा, हो सकती है रिकवरीज कुछ चल रही हो, लेकिन ये नहीं है कि वो एक, आप कंफ्यूज ना करें, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में या प्रक्रिया में पहुंच गया हो। तो नेचुरली जब तक वो एनपीए स्टेज में है, हो सकता है वो जूझ रहा हो बैंक से किसी भी तरीके से सेटलमेंट करने की या हर तरीके की, लेकिन हाँ, आपकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं कि क्योंकि वो हो सकता है वो प्रोजेक्ट्स में भी अपना पैसा नहीं लगा रहा हो, कंप्लीट नहीं कर रहा हो। तो ये आपको एक फ्रीक्वेंट कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को करते रहना चाहिए। कब किस समय बिल्डर की स्थिति ऐसी हो रही है, तो उसी समय अगर आप एक डिसीजन ले लें, क्या मुझे ये बिल्डर निकल पाएगा या नहीं, तो हम रिफंड्स कितना ले सकते हैं या पोजीशन जिस स्टेट में है क्या उस समय उससे लेने की स्थिति बनती है, वो आपको मॉनिटर करके ध्यान रखने वाली बात है। वहां तक तो बाकी सब फोरम्स आपके पास हैं, यानी कि रेरा पे जाके आप पैसा भी मांग सकते हैं वापस और उस तरीके की स्थिति में जा सकते हैं। लेकिन हाँ, उसमें
जो भी बायर है, होम बायर्स हैं, उनका एक ही पोजीशन रहता है कि वो अपना क्लेम्स दाखिल करें आईआरपी के सामने, क्योंकि वो मैनेजमेंट एक तरीके से आईआरपी के पास आ जाती है बिल्डर से। और क्योंकि अब काफी क्लैरिटी आ गई है, इवन दौरान जो ये केसेस रुके हुए हैं उस दौरान आईआरपी अगर प्रोजेक्ट चल रही हो, यानी कि अगर कोशिश उसकी जारी है कि कंपनी चलाने की स्थिति बन रही हो, जब तक वो रेजोल्यूशन प्लान नहीं आइडेंटिफाई करता, तो उस समय इवन अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट है तो पोजीशन भी आपको मिलने की संभावना है, तो आप वो क्लेम करके पोजीशन ले सकते हैं अपने आईआरपी के साथ उस प्रोजेक्ट की स्टेटस देख के। नेचुरली उसको एज ए गोइंग कंसर्न चलाना है तो वो अगर है तो ऑफर ऑफ पोजीशन भी दे सकता है, और यूनिट्स आपको अब मिल भी सकती हैं, रजिस्ट्रियां तक हो सकती हैं। ये क्लैरिटी इंसॉल्वेंसी में आ गई है। लेकिन अगर ये सब नहीं होता और वो कंपनी भर ही नहीं सकती, तो आप ये समझिए कि ये प्रक्रिया में कोई रिकवरी प्रक्रिया नहीं है क्रिप में। वो प्रक्रिया एक कंपनी की रेजोल्यूशन ढूंढने की प्रक्रिया है। उसमें हो सकता है कोई सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट आ जाए जो इस कंपनी को लेके आपको आगे उस प्लान के हिसाब से कोई डेट्स करके आपको प्रोजेक्ट के यूनिट्स दे दे, या अगर वो भी फेल हो जाता है तो देन आईआरपी वो कंपनी को लिक्विडेशन में डाल देते हैं, एनसीएलटी लिक्विडेशन में डाल देता है, और फिर वो लिक्विडेशन का मतलब है एसेट्स जो भी उस कंपनी में बचे हैं वो लिक्विडेट करके एक वाटरफॉल मैकेनिज्म है जिसके बेसिस पे पहले वो ड्यूज दिए जाते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पहले दिया जाता है, उसके साथ उस तरीके से एक सिस्टम बना हुआ है लॉ में, उस हिसाब से दिए जाते हैं। तो उस समय बेचारे होम बायर्स का पैसा किस लेवल पे कितना रिकवर हो पाएगा, वो सर्टेनली एक क्वेश्चन मार्क है। वेंकट सर, आता है कि जो फ्री होल्ड लैंड होती है, अगर आप कभी मकान या कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाएं तो कई बार सेल्स आदमी ये कहता है कि अच्छा ये तो अथॉरिटी के प्लॉट है, लेकिन उसके साथ में लगी हुई जगह है जो कि आबादी क्षेत्र की जगह है, जिसको हम फ्री होल्ड या डी कंट्रोल्ड एरिया कहते हैं। उस एरिया के अंदर आप खरीद लीजिए, आपको सस्ता भी पड़ेगा और इसमें एनबीएफसीज की फाइनेंसिंग भी है, लेकिन बैंक लोन नहीं करेगा। एनबीएफसीज की फाइनेंसिस है, वो आपको रजिस्ट्री भी देगा, आपको मोटेशन भी देगा, 143 भी देगा आपको, यानी कि आबादी क्षेत्र का प्रूफ भी देगा। क्या ऐसी प्रॉपर्टीज की तरफ जाना चाहिए जहां पे खाली एनबीएफसी लोन कर रहा हो और वो डी कंट्रोल्ड एरिया, या उसको फ्री होल्ड लैंड कहते हो? देखिए, इसके ये डिबेट जो है एक मिसलीडिंग फैक्टर है। ये अपना एक जो भी आप जिस एरियाज की भी बात करते हैं, मोस्टली वो एरियाज जो है वो एक तरीके से प्लानिंग एरिया के बाहर होती हैं। प्लानिंग एरिया में भी अगर हैं तो वो आइडेंटिफाइड होती हैं एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। देखिए, कंप्लीटली जितने भी मास्टर प्लान्स होते हैं, हर एक जगह के एक मास्टर प्लान बना जाता है और सरकार एक जोन को, एक एरिया को एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए आइडेंटिफाई करता है। अब आप एग्रीकल्चरल लैंड में वो फ्री होल्ड ही माना जाता है, वो एग्रीकल्चरल लैंड है और उसका काम सिर्फ एग्रीकल्चर करने के लिए है, वहां आप कोई रेजिडेंशियल नहीं बना सकते। फ्री होल्ड में और अंतर देखा जाए तो लीज होल्ड में क्या है, ये फ्री होल्ड तो आपके प्रॉपर्टीज जिसमें लाइसेंस लेके, जैसे अगर फरीदाबाद आप हरियाणा वगैरह में जाएंगे, वहाँ प्रोसेस ये है कि एग्रीकल्चर लैंड लेके आप परमिशन लेते हैं, रेजिडेंशियल जोन में अगर लैंड फॉल करता है कि वो प्रोजेक्ट रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए आप बनाएं, तो वो आपके नाम पे टाइटल जो ट्रांसफर हो सके वो उसको फ्री होल्ड कहा जाता है, और वो फ्री होल्ड लैंड पे आप परमिशन लेके आगे बिल्डिंग बना सकते हैं, चाहे प्लॉट खरीदे वहां पे आप बिल्डिंग बना सकते हैं। वो लाइसेंस्ड एरिया के अंदर आता है और वो रिस्पेक्टिव मास्टर प्लान में रेजिडेंशियल जोन में आता है। अब आप ये जो फ्री होल्ड कहते हैं, ये फ्री होल्ड को मिस इंटरप्रेट कर देते हैं कि फ्री होल्ड और लीज होल्ड में अंतर अलग अलग चीजें। लीज होल्ड का मतलब है पट्टे पे आपको मिल रही जमीन। फ्री होल्ड आपका टाइटल ओनरशिप आपके कन्वेंस डीड के थ्रू आती है, और लीज होल्ड में एक लीज के राइट्स हैं, आप यूटिलाइजेशन के राइट्स हैं, आपको एक सर्टेन लिमिटेड राइट्स हैं, ओनरशिप टाइटल के राइट्स नहीं आते हैं। लेकिन जब ये फ्री होल्ड जिस तरीके से फ्लोट करते हैं मार्केट्स में, वो ये है कि कोई भी एग्रीकल्चर लैंड में आपको ये कहा जाता है, देखिए साहब ये ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से हम जो है आपको फार्म हाउसेज जो है ये फ्री होल्ड है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर लैंड होगा, वहां पे आप रेजिडेंशियल नहीं कर सकते कुछ। एक सर्टन अगर फार्म हाउसेस में भी अप्रूव होता है तो वो फार्म हाउसेस में एक सर्टन परसेंटेज ही आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, बट वो होता फार्म हाउस ही है, यानी कि फार्म हाउस में आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर सकते हो, सिर्फ एक 20% 15% आप जो है उसमें एक कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। वो आपके रेजिडेंशियल प्लॉट से कंफ्यूजन ना करे। ये मिसलीडिंग फैक्टर्स है, ये अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस है इसमें, इसीलिए कुछ एनबीएफसी जरूर रिस्क ले लेते हैं, क्योंकि वो
कुछ लाल डोरे में भी आते हैं जो म्युनिसिपल बॉडीज के अंदर आते हैं, तो कुछ कुछ वहां परमिशंस मिल जाती है, तो कुछ वहां पे रिस्क ले लेती हैं। इसीलिए आपको कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक्स इनको फाइनेंस नहीं करेंगे, तो आप इसमें ध्यान रखिए। देखिए कि अगर वो म्युनिसिपल और उसके अंदर आता है, लिमिट्स के अंदर आता है, और म्युनिसिपलिटी अगर कुछ अप्रूवल देती है, क्योंकि अक्रॉस द कंट्री बात कर रहे हैं हम, तो हो सकता है कि उस म्युनिसिपलिटी में रेजिडेंशियल पार्ट में कोई अप्रूवल मिल जाए, वहां पे जरूर फंडिंग हो सकती है, वहां पे जरूर कंस्ट्रक्शन हो सकती है। लेकिन जो फ्रीली इस तरीके से मिसयूज किया जाता है उस पर आप ध्यान रखा जाए। वेंकट सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बातचीत करके आपसे अच्छा लगा और आपने क्वेश्चंस के जवाब काफ़ी बेहतर तरीके से दिए। उम्मीद करते हैं कि मज़ा आएगा आगे भी चल के आपसे बातचीत करके, और इन आंसर से भी लोगों को काफ़ी समझ में आएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अब मैं अपने आखिरी पड़ाव पे हूँ और आपको मैं विश्व मोहन को अपने साथ कनेक्ट करूँगा ताकि आपको ये बता पाएँ कि मुंबई में किरायों में ऐसा क्या हो गया कि 20 से 30% किराए बढ़ गए। अगर आप मुंबई के आसपास या मुंबई के सबर्ब्स में भी रहते हैं, तब भी आपको किरायों की मार काफ़ी ज़्यादा झेलनी पड़ रही है। इसके पीछे की वजह, किराए कितने बढ़े और कितने बढ़ सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल मेरे सहयोगी विश्व मोहन आपको दे रहे हैं। विश्व मोहन, बताएं आप। अगर आप किराए के घर में रहते हैं और ख़ास करके मुंबई में अगर किराए के घर में आपके लिए रहना अब काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है, अफोर्डेबल नहीं रह गया है। पिछले 12 से 18 महीने में मुंबई में घरों के किराए में 25 से 30% की बढ़ोतरी हुई है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे रीडेवलपमेंट का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। अगर मुंबई के बारे में एक बात बता दूं, आपके देश में जितने भी बड़े शहर हैं उसमें सबसे ज़्यादा पुराने घरों का स्टॉक अगर किसी शहर में है वो मुंबई में है, और वही वजह है कि मुंबई में रीडेवलपमेंट का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और रीडेवलपमेंट के काम के दौरान कम से कम कोई भी बिल्डिंग अगर रीडेवलपमेंट में जाती है तो 2 से 4 सालों तक का वक्त लगता है कि वो पूरी तरह से स्ट्रक्चर खड़ा हो और नई तरीके से वो घर रहने लायक बने। तो इस दौरान उन्हें किराए की घर की ज़रूरत होती है और इसका फ़ायदा जो मकान मालिक है वो उठा रहे हैं, और लगातार यहाँ पर घरों के किराए के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आमतौर पे जब एग्रीमेंट मुंबई में बनता है 11 महीने का बनता है, जिसमें एनुअलाइज्ड बेसिस पे 5 से 10% तक किराए में बढ़ोतरी होती है। 10% से ज़्यादा किसी भी एग्रीमेंट में बढ़ोतरी का जिक्र नहीं होता है, लेकिन अब 25 से 30% तक दाम बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में होता क्या है, जब 11 महीने का एग्रीमेंट पूरा होता है तो मकान मालिक उनको कहते हैं कि आप या तो घर खाली कर दें, नहीं तो मुझे इतनी बढ़ोतरी चाहिए। यानी 5 से 10% का हिसाब अब खत्म हो चुका है। 25 से 30% तक की बढ़ोतरी हर साल, इस तरह की तेजी हो रही है, और अगले कुछ सालों तक इस तरह की स्थिति इसलिए बनी रहेगी कि लगातार नए नए जो पुरानी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो लगातार रीडेवलपमेंट में जा रहे हैं। और ये हाल सिर्फ मुंबई शहर के अंदर की बात नहीं है, इसके आसपास के इलाके हैं, ठाणे और नवी मुंबई दोनों सटे हुए इलाके जो हैं वहाँ पर भी यही हाल है। वहाँ पर भी कई सारी बिल्डिंग्स लगातार रीडेवलपमेंट में जा रही है, और उस वजह से रेंटल डिमांड वहाँ पर बढ़ती जा रही है, किराए बढ़ते जा रहे हैं। लोगों के लिए किराए के घर में रहना अफोर्डेबल नहीं रहा है। पहले तो मुंबई जाना जाता था कि यहाँ पे घर खरीदना काफ़ी महंगा है, घर अफोर्डेबल नहीं है, लोग अपना घर नहीं खरीद पाते हैं। अब तो किराए पर भी रहना अफोर्डेबल नहीं है। तो ये एक चिंता की बात है, और ये एक नया डेवलपमेंट है जो इस मार्केट में, रेंटल मार्केट में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर जिनका अपना घर है उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो किराए पर रह रहे हैं उनके लिए मुसीबत है। जिनकी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जा रही है उनको बिल्डर्स तो पैसे दे देते हैं, उनका तो रिम्बर्स हो जाता है, लेकिन ऐसे लोग जिनका अपना घर नहीं है वो फिर कैसे रहें? ये एक मुसीबत की बात है। डेफिनेटली इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, खास तौर से मुंबई के मार्केट का तो यही हाल है। शुक्रिया विश्व मोहन, थैंक यू वेरी मच ये पूरी की पूरी जानकारी हमको देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही। हमने कोशिश की कि दिल्ली में जो नई सरकार आई है उसके बाद रियल एस्टेट का क्या इम्पैक्ट पड़े ये बता पाए। जो सोहना रोड, जो कि गुरुग्राम का सबसे बेहतरीन एरिया में से एक है, वहाँ पे इंफ्रा डेवलपमेंट क्या हो रही है आपको राजन ने बताया। साथ ही वेंकट सर ने आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए जो काफ़ी वाइब्रेंट क्वेश्चंस हैं। और लास्ट में विश्व मोहन ने आपको बताया कि मुंबई के मार्केट के अंदर किराए क्यों तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये कार्यक्रम आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, मैं जानता हूँ, और अगर कोई गुंजाइश है इस कार्यक्रम को ठीक करने की तो आप मेरे को लिख के भी भेज सकते हैं। नमस्कार।